Good morning to all of you. So, beta, in the last class, we have completed up to nomenclature, classification, and nature of carbon halogen bond in haloalkanes. नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर करना है वो है हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं. देखते हैं किस किस मेथड से हम हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से हम हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो हमने देखना है. हाइड्रोकार्बन्स में जनरली हम एल्केन्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक जो हमारे पास यूज़ रहेगा दैट विल बी ऑफ एल्कीन्स. इनका यूज़ करके हम एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे, और कैसे हम उनको प्रिपेयर करेंगे वही चीज़ हमने देखनी. तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्केन्स. ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा. फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है दैट विल बी RH. यदि इसकी मैं हेलोजिनेशन करा दूं बेटा, X2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दें हम अल्ट्रावायोलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा दैट विल बी RH प्लस HX. RH जो है वो एल्काइल हैलाइड बनेगा, HX जो है दैट विल बी योर बाई प्रोडक्ट. नाउ ये जो रिएक्शन है दिस विल बी ए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. हेलोजन ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को. फर्स्ट तो ये बात आपने ध्यान रखनी है. सेकंड, यदि मैं बात करूं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन. तो ये जो रिएक्शन होती है इट विल बी टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन. तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस रिएक्शन के लिए जो आपको याद रखना है दैट विल बी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन. अब फ्री रेडिकल की यदि मैं बात करता हूँ तो फ्री रेडिकल हमें पता है होमोलिटिक बॉन्ड के वजह से बनते थे, और यहाँ पे एल्केन्स के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड होते हैं बेटा या तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा. और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, बिकॉज वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वो बहुत कम आता है. तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव होता है और वहाँ फ्री रेडिकल्स बनते हैं. इसका एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको, मैं बताऊंगा. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ पे मैं फोकस करूंगा, बट उससे पहले इसके सीक्वेंस में ही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जो हेलोजन आपने लिया था मीन्स RH प्लस X2 फॉर्मिंग RH प्लस HX. यहाँ जनरली जो हेलोजन होता है या तो ये ब्रोमीन होता है या बेटा ये क्लोरीन होता है. फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन आप इस प्रोसेस से नहीं करा सकते हो. फ्लोरीनेशन इस वजह से नहीं होती है कि ये जो रिएक्शन होती है दिस विल बी वायलेंट रिएक्शन. ये रिएक्शन जो है बहुत वायलेंट होती है, तो इस वजह से फ्लोरीनेशन नहीं होती है. आयोडीनेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो आयोडीनेशन जो होती है यहाँ पे रिवर्सिबल होती है. रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे ही आप एल्केन के साथ I2 की रिएक्शन कराओगे ये आपके पास RI प्लस HI बना लेगा बेटा. तो जैसे ही RI और HI बनेगा ये आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना लेंगे जो हम लेके चले थे. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस वजह से ये भी जो है आप नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करा सकते. हाँ, इस रिएक्शंस को यदि आपको कराना है तो हमें यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं या फिर आयोडिक एसिड यूज़ करते हैं HiO3. और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
ये जो HI बनता है ये इस HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बट I2 में, और जैसे ही ये I2 में ऑक्सीडाइज होगा तो रिएक्शन जो है दोबारा से फॉरवर्ड सिस्टम को फेवर करेगी, क्योंकि I2 की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी ऑक्सीडेशन से, और ये कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एल्काइल हाइड्राइड की फॉर्मेशन को बनाएगा। तो इसमें जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे फ्लोरिनेशन नहीं होती है वायलेंट नेचर की वजह से। दूसरा ये है कि जो आयोडीनेशन भी होती है वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और रिवर्सिबल होने की वजह से इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। या तो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं या फिर आयोडिक एसिड यूज़ किया जाता है। अब जो मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात की थी उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ बेटा। आप नोट्स में देखोगे तो वहाँ एक चीज़ लिखी होगी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जो हेलोजिनेशंस होती हैं वो जितनी भी पॉसिबल साइट्स हो सकती हैं उस एल्केन में, हर किसी साइट पे वो हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्केन है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको, और इसकी मान लीजिए मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यदि मैं काउंट करता हूँ तो कितने प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं बेटा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के आप बॉन्ड चेक कर लीजिए बेटा। एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो देखो ये है जो यहाँ पे लिखा है, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इधर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा मिथाइल में, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों क्योंकि आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में हैं तो ये दोनों रहेंगे सेकेंड सेकेंड हमारे पास। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये 3 होगा, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये 4 होगा। कार्बन हाइड्रोजन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगी ब्रोमीन से। तो यदि मैं यहाँ टोटल प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, जिनको भी मैंने नंबर किया है। ये हाइड्रोजन रिप्लेस की जा सकती हैं ब्रोमीन से। यदि मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ दैट विल बी, यदि मैं फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास बन सकता है वो बन सकता है ये कि ये जो H है ये Br से रिप्लेस हो जाएगा। दिस विल बी योर प्रोडक्ट नंबर 1। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ऑल पॉसिबल साइट्स पे फ्री रेडिकल जहाँ भी बन सकते हैं वहाँ हर जगह सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर मैं इस चीज़ पे भी फोकस करूँगा कि यहाँ मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो प्रोडक्ट की ये। सेकंड, मैं कलर चेंज करता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा प्रोडक्ट को। इन दोनों केसेस के अंदर जिनको मैंने 2 नंबर माना है, कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, मान लीजिए ये CH2 हो जाए और यहाँ Br जुड़ जाए। सेकंड प्रोडक्ट ये बन सकता है बेटा। थर्ड की यदि मैं बात करूँगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगी और यहाँ Br जुड़ेगा। और यदि मैं फोर्थ प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो फोर्थ प्रोडक्ट जो आपका होगा यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ Br जुड़ जाएगा। तो दिस विल बी द all possibilities of alkyl halide formation by free radical mechanism of this alkane। अब हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि इनमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। ये सारे प्रोडक्ट बेटा अलग अलग बनेंगे, मैंने एक ही में ही दिखाए हैं क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इनको अलग अलग दिखा पाऊँ। बट आप जब भी इनको बनाओगे तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे टोटल। नाउ अब बात आती है मेजर और माइनर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसका एक सिंपल सा रूल ये है बेटा, जो चीज़ स्टेबल बनेगी वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट देगी। ऑर्गेनिक में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था यदि आपको याद है तो, और वो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास आता था दैट ऑर्डर विल बी, वो ऑर्डर कुछ ये होता है बेटा। टर्सरी जो फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे उसी चीज़ के कोरस्पोंडिंग हमने मेजर माइनर को डिटरमाइन करना है। तो यदि मैं ध्यान से देखता हूँ बेटा, अब इस चीज़ को सुनिएगा बड़े ध्यान से।
जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था, ये जो हमारा बना था फर्स्ट प्रोडक्ट, अब इसके केस में जो रेडिकल बनेगा बेटा, जब ये मान लीजिए ये बॉन्ड क्लीव कर जाए कार्बन हाइड्रोजन का सिमेट्रिकली, तो यहाँ रेडिकल बनेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सेकेंड यदि मैं बात करता हूँ इन दोनों की, जहाँ से हमने सेकेंड प्रोडक्ट बनाया था, यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थर्ड में जो रेडिकल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और फोर्थ में जो रेडिकल बनेगा दैट विल गेट हियर। अब यदि आप इन रेडिकल्स को क्लासीफाई करते हो तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडिकल बना है फर्स्ट वाले केस में, दिस इज योर टर्सरी रेडिकल। ध्यान से देखिए, फर्दर 3 कार्बन से ये कनेक्ट है। ये जो रेडिकल बना है दिस विल बी योर सेकेंडरी। ये जो आपके पास है दिस विल आल्सो सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, और ये दोनों भी कैसे होंगे, प्राइमरी। तो जो टर्सरी फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैंने क्या बोला है बेटा, जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी उतना ही ज़्यादा बनेगा उससे। तो यदि इस चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ मेजर प्रोडक्ट आपको लिख के दिखाऊंगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से एक बार। चलिए, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो कार्बोकटायन बनेगा बेटा, देखिए सॉरी फ्री रेडिकल यहाँ से जो बनेगा दैट फ्री रेडिकल विल बी ए टर्सरी फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल बना है, तो यहाँ इस हाइड्रोजन को हट के यहाँ जो है आपका बी आर इंसर्ट होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज़। So this is your first method of preparation of alkyl halides from alkenes, hydrocarbons. चलिए सेकेंड मेथड की यदि मैं बात करता हूँ, सेकेंड मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स जब हम बनाते हैं बेटा, तो एल्कीन से जब एल्काइल हैलाइड बनाए जाते हैं, वहाँ पे मेनली 2 तरीके के कंसेप्ट यूज़ होते हैं जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए। वन इज़ योर एंटी मार्कोनवी कोफ एडिशन एंड सेकेंड इज़ मार्कोनवी कोफ एडिशन। उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आपने ये चीज़ याद रखनी है। नॉर्मली होता कुछ नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड आपके पास होगा कोई, इस पे हम HX का अटैक कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ ऑपरेट करती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पे हेलोजन। दिस विल बी द कंसेप्ट बिहाइंड दिस मेथड। नाउ लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि मार्कोनवी कोफ और एंटी मार्कोनवी कोफ जो एडिशंस होती हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं और किस किस केस में वो ऑपरेट करेंगे। उस चीज़ को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, दैट विल बी सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। यदि वो चीज़ आपको क्लियर है तो आप इस कंसेप्ट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, ये जनरल स्ट्रक्चर होती है किसी भी एल्कीन की, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये है कि यहाँ जो ग्रुप लगे होंगे आपके, ये जो ग्रुप लगेंगे बेटा, चारों ग्रुप, यदि ये ग्रुप सिमिलर लगे हुए हैं तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैं चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दूँ, नाउ दिस विल बी सिमेट्रिकल एल्कीन। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस तरफ जो 2 ग्रुप लगे हों और इस तरफ जो 2 ग्रुप लगे हों वो एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ मिथाइल में और मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मिथाइल। अब इसको यदि ध्यान से देखोगे तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है एक ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप लगे होते हैं वो आइडेंटिकल नेचर के होते हैं। सच टाइप ऑफ एल्कीन इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। चलिए
सेकेंड एल्कीन हमारे पास होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है ऐसी एल्कीन जो सिमेट्रिकल ना हो बेटा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ CH3 करूँ, नाउ दिस एल्कीन विल बी अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यदि आप यहाँ देखोगे एक तरफ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दूसरी तरफ एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, आपको उस एडिशंस को समझने से पहले ये समझना होगा आपको कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन से होंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन से होंगे। चलिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें जो एडिशन करानी होती है बेटा, वो एडिशन करानी होती है HX की। तो HX जो है आपका, दिस विल बी योर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये जो है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, मीन्स यहाँ से जो 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे वो दोनों पार्ट्स अलग अलग मिलेंगे बेटा। यदि आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होगी, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है या सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं X2 की बात करूँ बेटा, तो X2 जब ब्रेक भी करेगा तो भी आपको पता है कि ये 2 हेलोजन एटम ही देगा, दिस विल बी योर सिमेट्रिकल रिएजेंट। तो यदि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है, तो आगे जो हमने काम करना है वो जो है बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए बेटा, अब मैं आपको मार्कोनविकोफ और एंटी मार्कोनविकोफ एडिशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर जो है हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। नाउ फर्स्ट इज मार्कोनविकोफ एडिशन। ना मार्कोनविकोफ एडिशन बेसिकली क्या होती है बेटा, इस एडिशन में जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, हम HX का अटैक करा रहे हैं, तो यहाँ जो नेगेटिव पार्ट आएगा इस रिएजेंट का वो आएगा X नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जाके जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन मिनिमम होती है, दिस विल बी योर मार्कोनविकोफ एडिशन। और एंटी मार्कोनविकोफ में यही जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाता है बेटा, वहाँ नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन मैक्सिमम होती है। नाउ एंटी मार्कोनविकोफ जो एडिशन है वो एक ही रिएजेंट के साथ ऑपरेट करती है और वो रिएजेंट होता है बेटा HBr। लेकिन HBr भी जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको दिया जाएगा तभी आपने एंटी मार्कोनविकोफ एडिशन करानी है, अदरवाइज हमेशा जो एडिशन रहेगी वो रहेगी मार्कोनविकोफ। सेकंड जो मैं चीज़ यहाँ बताता हूँ आपको, मार्कोनविकोफ एडिशन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑपरेट होगा वो। लेकिन जो एंटी मार्कोनवी एडिशन होती है दैट विल बी ए फ्री रेडिकल एडिशन, वो जो होती है फ्री रेडिकल एडिशन होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, देखिएगा ध्यान से, यदि आप ध्यान से देखोगे दिस विल बी योर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। अब यदि मान लीजिए मैं इस पे HBr का अटैक कराता हूँ, मैंने यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा है, सिंपली HBr लिखा है, तो ऐसे केस में यहाँ जो एडिशन होगी दैट विल बी योर मार्कोनवी एडिशन। और मार्कोनवी एडिशन में हमें ये पता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन मिनिमम होती है। तो जब भी एंटी मार्कोनवी की एडिशन आपने करनी हो वहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, आप उस केस में कार्बन जो होते हैं डबल बॉन्ड के उनकी हाइड्रोजन्स को काउंट कर लीजिए। तो यदि मान लीजिए मैं इस कार्बन को काउंट करता हूँ तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 1, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 2।
तो इस केस में जो अटैक होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन मिनिमम है, और वो कौन सा है, ये कार्बन। तो यदि आप यहाँ HBr का अटैक कराते हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RCH, यहाँ Br जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा और ये हो जाएगा आपका CH3। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। बट लेकिन यदि इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, और मैं यदि मान लीजिए इसको ऐसे लिख देता बेटा, यहाँ पे परऑक्साइड और मैं मेंशन करूँ, तो अब जो यहाँ पे मैकेनिज़्म फॉलो होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन के थ्रू। और उस एडिशन में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे। तो यदि मैं यहाँ प्रोडक्ट देखता हूँ तो प्रोडक्ट जो मेरे पास आएगा दैट विल बी CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा, Br। दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको सोच के देखिएगा बेटा। जनरली ऐसा होता है कि जब मार्कोनी ऑफ एडिशन होती है तो आपके पास एक तरीके से मैं इसको यदि कहूँ तो नॉन टर्मिनल एल्काइल हैलाइड बनते हैं, और एंटी मार्कोनी एडिशन के अंदर जनरली आपके पास टर्मिनल बनेंगे, मीन्स जो फर्स्ट कार्बन होता है वहीं पे जो है हेलोजन लगेगा। सो मार्कोनी एंटी मार्कोनी एडिशन का आपने ध्यान रखना है, कब ऑपरेट करेगी, किसके साथ ऑपरेट करेगी। ये ऑपरेट करेगी HBr के साथ जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में दिया गया हो। बाकी सभी केसेस में जो एडिशन है दैट विल बी मार्कोनी एडिशन। एक एग्जांपल से और इसको देखते हैं थोड़ा सा। हमने एक एग्जांपल लिया RCH डबल बॉन्ड CHR, और इस पर हम क्या करते हैं, एक बार एडिशन कराते हैं HBr की सिंपली, दूसरी बार एडिशन कराते हैं HBr की इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। एक बार आप सोच के देखिए और इसके प्रोडक्ट ड्रा करने की कोशिश कीजिए बेटा, फिर हम बात करते हैं कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। तो यदि आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो एल्कीन जो है बेटा, ये जो एल्कीन आपको दी गई है, नाउ दिस विल बी सिमेट्रिकल एल्कीन, और यदि ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो हमेशा जो मैकेनिज्म है दैट विल बी योर मार्कोनी, क्योंकि एंटी मार्कोनी एडिशन के लिए जो कंडीशन है दैट कंडीशन विल बी अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। दोनों का ही अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी नथिंग बट, आप किसी कार्बन के साथ किसी ग्रुप को जोड़ दीजिए, उसका यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। मान लीजिए मैं यहाँ Br जोड़ता हूँ, यहाँ H जोड़ता हूँ, या इसको H को उधर Br को इधर, तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। चलिए, तो यहाँ से जो मेन बात है जो आपने ध्यान रखनी है दैट विल बी, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, और वो ये है कि एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन takes place in case of unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent. This is very important point. एंटी मार्कोनी एडिशन जो ऑपरेट करेगी वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ ही ऑपरेट करेगी, इस चीज़ को समझिए आप। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको करके देखिएगा। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है एल्कीन का नेचर कैसा है, और कंडीशन देखनी है परऑक्साइड दिया गया है कि नहीं दिया गया है। परऑक्साइड सिर्फ HBr के साथ दिया होगा तभी वो एंटी मार्कोनी एडिशन कराएगा, बाकी सभी केसेस में जो है हमारे पास मार्कोनी एडिशन होगी। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है बेटा एक, जिसको हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है और इसकी मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ CCl4 की प्रेजेंस में,
तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी योर डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, दोनों कार्बन एटम पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा। तो इस टेस्ट में जनरली होता ये है कि इस ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है बेटा, that color will be disappear with the passage of reaction। और ये टेस्ट आपका कंफर्म करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन को। अनसेचुरेशन मीन्स यदि वहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके आप रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी योर कलरलेस। तो इसको अनसेचुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चेक करने के लिए किसी कंपाउंड में ये है कि नहीं है। अनसेचुरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इट विल रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। नाउ नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट विल बी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे, और एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो यूज़ की जाती हैं, बट जनरली उनमें से मैं सिर्फ उन्हीं को पॉइंट करूँगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन है ये ROH, इसकी हम HX के साथ रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट विल बी योर RX + H2, वाटर बाहर जाएगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा। चलिए इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कई बार दो चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एक रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल और दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ HX। तो यदि मैं एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करता हूँ तो जो टर्सरी एल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा इस केस में, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और यदि मैं HX की रिएक्टिविटी की बात करता हूँ तो जनरली HI जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर आपका HBr करेगा, फिर HCl करेगा और सबसे लास्ट में HF करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़। चलिए सेकेंड जो मेथड है वो ये है कि यदि हमारे पास कोई एल्कोहल है, हम इसकी रिएक्शन करा दें बेटा PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी RCl + POCl3 phosphorus oxychloride + HCl। These are the product। सिमिलरली एक मेथड और है जब हम ROH की रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराता हूँ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट विल बी RCl + H3PO3। फॉस्फोरस एसिड बनता है वहाँ पे। और एक लास्ट मेथड और है दैट विल बी योर एल्कोहल की जब हम रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ROH + SOCl2। SOCl2 इसको थायोनाइल क्लोराइड कहा जाता है, थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट विल बी RCl + SO2 + HCl। और इस मेथड का हमारे पास एक नाम होता है, इसको हम डार्जन्स मेथड कहते हैं, डार्जन्स मेथड या डार्जन्स प्रोसेस। यदि एल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है कभी भी तो इस मेथड को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसका रीज़न ये है बेटा कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं दोनों के दोनों ये गैसेस होते हैं, बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। तो बेसिकली यहाँ जो एल्काइल हैलाइड हमें बनता है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में मिलता है।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। नाउ चलिए एक चीज़ मैं यही बता देता हूँ, आल्दो उसका जब हम फिनोल के ऊपर जब हम काम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब भी हम उसका जिक्र करेंगे। यदि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँ बेटा, तो जैसे ROH ने ये रिएक्शन दी है, उसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं फिनोल पे ये रिएक्शन कराता हूँ, फिनोल का मतलब आपको पता है बेंजीन से OH कनेक्ट होता है, तो जब मैं यहाँ ये रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हमने अभी बनाया था, यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं बनता है क्लोरोबेंजीन। इसका रीज़न क्या है? यदि आपने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई होगी जो मैंने आपको बनाने के लिए दी थी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि इस कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर है वो प्योरली सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये जो बॉन्ड है उतनी आसानी से नहीं टूटता है, और कभी भी ऐसा प्रोडक्ट यहाँ से हमें नहीं मिलेगा जैसा एल्कोहल से मिलता है। लास्ट जो मेथड है हमारे पास, दैट इज योर हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड यूजुअली आइडो कंपाउंड्स बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है, और इसको हैलाइड एक्सचेंज इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर हैलाइड्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं यूजुअली आई नेगेटिव जो होता है आयोडाइड आयन, वो एक्सचेंज करता है आपका ब्रोमीन और क्लोरीन को। तो इसकी पर्टिकुलर यदि है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसको बताऊं, तो इस रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होगा, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से, और जब इसको हम ड्राई एसीटोन या एसीटोन में की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं दैट विल बी Ri + NaX। तो यूजुअली यहाँ पे आई ने एक्सचेंज किया है किसको? हेलोजन को, और ये जो हेलोजन होता है X, ये ग्रुप हमारे पास जो होता है दिस विल बी आइदर योर Br और इट विल बी योर Cl। तो इसी वजह से इस मेथड को हैलाइड एक्सचेंज कहा जाता है कि यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज हुआ है। किसने किसको एक्सचेंज किया है? आयोडाइड ने एक्सचेंज किया है क्लोराइड और ब्रोमाइड को ना। अब ये जो NaX बनता है बेटा, सोडियम साल्ट जो बना है इस हैलाइड का, ये ध्यान रखिएगा इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है एसीटोन के अंदर वो बहुत कम होती है, और वो सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से ये यूजुअली प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एसीटोन, जिसको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से बड़ी आसानी से इनको अलग कर सकते हैं दोनों को। सो दिस इज योर हैलाइड एक्सचेंज मेथड विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो कंपाउंड्स। आइडो कंपाउंड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने के लिए भी ये जो रिएक्शन हमने की थी बेटा, इसका एक नेम होता है, अभी जो हमने रिएक्शन की है Rx + NaI या Ki, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बने थे आपके Ri + NaX जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में गया था, इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, इसको नेम रिएक्शन है ये, तो याद रखिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होती है वो आइडो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज़ होती है आइडो एल्केन्स बनाने के। नेक्स्ट यदि मैं फ्लोरो कंपाउंड्स की बात करता हूँ, तो फ्लोरो कंपाउंड्स को जब बनाया जाता है उसमें जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं फ्लोराइड सोल्ट से, और जनरली इसमें हमारे पास जो हो सकते हैं वो AgF हो सकता है बेटा, सिल्वर फ्लोराइड, या मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है,
Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है COF3। तो इनके जब आप रिएक्शन कराते हो तो F जो है वो इस X को रिप्लेस कर देता है और प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी RF। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है जिसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यदि आपको याद है तो नॉर्मली हमने लिखा था कि आयोडीनेशन या आयोडो कंपाउंड्स या फ्लोरो कंपाउंड्स को डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम हैलाइड एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। यहाँ भी हैलाइड ने ही एक्सचेंज किया है बेटा, फ्लोरीन ने फ्लोराइड आयन ने एक्सचेंज किया है हेलोजन को। यहाँ भी एक्स जो है आपका Br या Cl रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो मेथड्स हैं ये। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे दैट विल बी योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है वो इनके केस में दो ही बातें पूछी जाती हैं बेटा, वन इज सोल्युबिलिटी एंड सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट। एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता है, एक सोल्युबिलिटी से रिलेटेड आता है कई बार। तो हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं और फिर जो है हम इनको एक्सप्लेन करेंगे क्या इनका ऑर्डर रहेगा, क्या वेरिएशन रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिपेंड करते हैं बेटा वंडरवाल फोर्सेस। नो डाउट यहाँ पे पोलर बॉन्ड होता है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ऑपरेट करती हैं, बट मेनली जब आप इसका फैक्ट डील करोगे, जब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आपके पास होंगे तो वहाँ जो फैक्टर जनरली देखा जाता है वो होता है वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा या जितना ज़्यादा मोलर मास होगा वंडरवाल फोर्सेज उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितने वंडरवाल फोर्सेज ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन की बात आती है बेटा। एक, यदि मान लीजिए मेरे पास एल्काइल ग्रुप सेम है और ये मान लीजिए मेरे पास दिए गए हैं RF, RCl, RBr एंड RI। यदि मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करता हूँ तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सेम है। डाउन द ग्रुप जाओगे जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपको पता है साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे या मास भी बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूँ तो RI का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फॉलोड बाय RBr, फिर आएगा आपका RCl और फिर आपका आएगा RF। तो यदि एल्काइल ग्रुप सेम है तो जो आइडो एल्केन्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका आएगा ब्रोमो एल्केन्स का, फिर आएगा क्लोरो एल्केन्स का और फिर आएगा फ्लोरो एल्केन्स का। लेकिन यदि मान लीजिए हेलोजन सेम है और आर ग्रुप अलग अलग है, जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल कंसीडर करता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2Br। एक तो मैं ये लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ CH3CH CH3Br। सॉरी CH2Br। और तीसरा हम ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जब आप टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ, दैट विल बी योर, कुछ ये स्ट्रक्चर आएगी। तो ये कार्बन होगा और इस कार्बन से तीन जो है मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होंगे। अब यदि आपसे इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ क्योंकि हेलोजन ग्रुप सेम है। अब यहाँ जो
बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, वो करता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया. विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज्ड. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है किसी चेन के अंदर, वहाँ सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है. और यदि सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा तो वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज़ करेंगे, और वंडरवाल फोर्सेस यदि डिक्रीज़ करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज़ कर जाएगा. तो यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग जो होगी वो टर्सरी ब्यूटाइल में होगी. उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल, और फिर आपका बात आएगा एन ब्यूटाइल के अंदर. तो यदि मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा, फिर आपका आएगा इसका, और सबसे लास्ट में आएगा आपका. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की. आर एक्स से एल्काइल हैलाइड्स पोलर होता है, ये हमें पता है, लेकिन पोलर होने के बावजूद भी इसकी जो वाटर में सोल्युबिलिटी होती है बेटा वो बहुत कम होती है, या इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर ये इनसोल्युबल होते हैं. इस चीज़ का रीज़न हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा है क्यों. जब हम इसके रीज़न पे आते हैं कि ये वाटर में इंसोल्यूबल क्यों है बीइंग पोलर इन नेचर, क्योंकि आपने सोल्युबिलिटी का एक रूल पढ़ा होगा बेटा, पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर. तो ये पोलर है लेकिन उसके बावजूद ये वाटर में क्या होता है, इंसोल्यूबल. इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा ध्यान से. यदि मैं आर एक्स और आर एक्स एल्काइल हैलाइड में बॉन्डिंग की यदि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. और यदि मैं वाटर की बॉन्डिंग की बात करता हूँ, डिफरेंट वाटर मोलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद जो नए बॉन्ड बनते हैं बेटा, वो नए बॉन्ड तब बनेंगे जब डाइपोल डाइपोल बॉन्ड ब्रेक होंगे और वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक्स होंगे. अब देखा ये जाता है कि जो नए बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन will be less than the energy required to break the bond between alkyl halide molecules and between water water molecules. बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ती है. तो बेसिकली यदि इस चीज़ को मैं बोलूँ तो एनर्जेटिकली ये जो आपने किया है मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, वो फेवरेबल नहीं होती है. और इसी वजह से ये पोलर होने के बावजूद भी वाटर में इंसोल्यूबल होता है. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा कि आल्दो दीज आर पोलर इन नेचर बट स्टिल दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर. तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मोलिक्यूल्स, वहाँ इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी एनर्जी हमें ब्रेक करने के लिए देनी पड़ती है. और किस किस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, बॉन्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड्स एंड बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. तो एनर्जी ब्रेकिंग की जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी फॉर्मिंग. इस वजह से यहाँ पे ये पोलर नेचर होने के बावजूद भी वाटर में क्या होता है, इंसोल्यूबल. चलिए, so this is all about methods of preparation and physical properties of alkyl halide. आज हमने जो भी किया है बेटा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उस चीज़ को यदि हाईलाइट करता हूँ आपको, दैट विल बी योर, वन इज़ डार्जन्स प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है हमारे लिए. सेकंड इज़ एल्कीन्स पे जो हमने रिएक्शन करके बॉन्ड बनाए थे एल्काइल हैलाइड को, एल्कीन्स पे जो एच एक्स का अटैक हुआ था,
जहाँ पे मार्कोनवी एंटी मार्कोनवी कोफ एडिशन की बात हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो प्रोडक्ट आपको ड्रा करने आने चाहिए। थर्ड जो हमने बात की थी हैलाइड एक्सचेंज की, ये मेथड भी कई बार पूछा जाता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल पार्ट और इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। हैलाइड एक्सचेंज प्रोसेस कौन सी होती हैं, किन के लिए आप इनको यूज़ करोगे, और कौन कौन सी नेम रिएक्शंस यहाँ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे दो नेम रिएक्शंस यूज़ हुई थी बेटा, वन इज़ योर फिंकलस्टीन रिएक्शन जो आइडो कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होती है, और एक थी हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन जो फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होती है। और इनसे अलग हमने एक मेथड और किया था स्टार्टिंग में, दैट विल बी योर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे वो चीज़ें भी जो है आपको ध्यान रखनी। इन्हीं मेथड से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे। नाउ ध्यान से देखिएगा बेटा इस चीज़ को। फर्स्ट जो है वो है आपका ये क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करके देखिएगा और फिर आंसर मैच कीजिएगा मेरे साथ। आपको सारे के सारे प्रोडक्ट ड्रा करने हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं ऑफ CH3 ट्वाइस CH2CH3। ध्यान से कीजिएगा इसको, ये आपके पास एक एल्केन दी गई है, यहाँ से आपने फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करानी है और टोटल प्रोडक्ट आपको बताने हैं कौन से बनेंगे, और आप ये भी बताओगे कि वहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, फिर CH2 है, फिर CH3। ट्राई टू सोल्व दिस। चलिए सेकंड यदि मैं बात करता हूँ तो सेकंड हम बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, ये भी आपके NCERT की ही हैं इन टेक्स्ट, आप इनको सोल्व करके देखिएगा। फर्स्ट इज योर दिस वन, बेंजीन है, डबल बॉन्ड H H H, और इसकी हमने HBr के साथ रिएक्शन कराई है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एक रिएक्शन तो ये है, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपने देखना है। अब यहाँ पर ऑक्साइड नहीं दिया गया है तो बेटा मार्कोनवी कोफ एडिशन फॉलो होगी, आप देखिएगा क्या पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दिस विल बी बेंजीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने HBr का अटैक कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। सो व्हाट विल बी द एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ध्यान से कीजिएगा इन दो एग्जांपल्स को। अब यहाँ peroxide है तो नो डाउट यहाँ पे आपकी जो है मार्कोनवी एडिशन, एंटी मार्कोनवी एडिशन फॉलो होगी। चलिए कुछ एक एग्जांपल और लिखते हैं, आप इनके प्रोडक्ट बना के देखिएगा। थर्ड, मैं सारे के सारे वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ जो हमने आज पढ़े हैं बेटा। थायोनाइल क्लोराइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शंस, आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट CH3 CH2 Br प्लस NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई गई है एसीटोन की प्रेजेंस में। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सी ये रिएक्शन है मैं बता चुका हूँ, दिस विल बी हैलाइड एक्सचेंज। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपने देखना है। नाउ लास्ट आपके पास ये स्ट्रक्चर दी गई है और आपने इस पे HI का अटैक कराना है बेटा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनेंगे वो आप मुझे बताओगे।
तो इन प्रॉब्लम्स को करके देखिएगा बड़े ध्यान से, और जो आपको बताया गया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, आप उनको सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और इसके बाद जो भी इस चैप्टर में हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है बेटा हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इनके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स, ये आपका बिल्कुल बेसिक है 12th की ऑर्गेनिक के लिए। यदि ये चैप्टर आपको नहीं आएगा अच्छे से तो फिर आगे जो भी पार्ट हम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। तो इस सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर समझिएगा, और फिर जितना वो आपको बोला गया उसको आप ट्राई करके देखिएगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आप मुझे मैसेज करके बताओ। फिर भी यदि कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली मुझसे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।